एक टीचर के चेहरे पे स्माइल एक बहुत बड़ा एसेट है फॉर दैट टीचर, which brings life to class. You should try to write in such a manner कि आप एक बार अगर लिखने लगे तो आप मैक्सिमम यूज कर लो बोर्ड का विदाउट इरेजिंग यू। अगर आपकी खुद की हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन नहीं होगी, आपकी खुद की लेटर फॉर्मेशन सही नहीं होगी, आपके खुद के स्पेलिंग्स गलत होंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? वही जो आप लिख रहे हो। सो बाय द बुक इज द स्टैंडर्ड। जो बुक में फॉर्मेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है। अगर हम सभी वैसे लिखेंगे तो सबकी एक जैसी होगी, फिर बच्चे भी वही सीखेंगे। वी शुड ट्राई टू प्रेफर दैट व्हेन यू आर गोइंग टू बैटलफील्ड यू शुड हैव योर ओन वेपन्स। वहां जाके मांगोगे थोड़ी किसी से, वो एक बंदूक दें, एक गोली दें यार, बम बैग कैसे खोल। ओके, सो all these points which we are going to discuss today are related to in classroom teaching। क्लास के अंदर आपकी टीचिंग कैसे बेटर हो सकती है, एंड फाइनली लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स कैसे बेटर हो सकती है। So the very first thing is nicely greet your students with lively good morning or good afternoon whenever you enter the class। Sometimes we feel कि नहीं की फर्क पैंदा है, हार्डली मैटर्स हम बच्चों को गुड मॉर्निंग बोले या ना बोले। बच्चे बोल दें तो अच्छा ठीक है, ओके सिर हिला देंगे, बट इट मेक्स अ डिफरेंस। वो विद्या बालन वाला गुड मॉर्निंग मुंबई याद है? वो क्यों था? टू गिव अ रिफ्रेशिंग फीलिंग टू एवरीबडी, टू वेक अप दोज हु आर स्लीपिंग। तो समटाइम्स मे बी यू व्हेन यू विल ग्रीट देम, तो कोई अगर सोया होगा जाग जाएगा। इट इज ऑलवेज बेटर फॉर यू। Body language should be positive and there should be a smile on your face. Like I've already praised the teachers who had the smile during the lecture. They are appreciated by even the students। चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, एक टीचर के चेहरे पे स्माइल एक बहुत बड़ा एसेट है फॉर दैट टीचर, विच ब्रिंग्स लाइफ टू क्लास। और उसकी बजाय अगर आप ना सैड से फेस के साथ पढ़ाना शुरू कर दो, आपका भी मूड ना हो, लगे भी ना कि यू आर इंटरेस्टेड फॉर टीचिंग, तो जो इंटरेस्ट आपके अंदर नहीं है ना वो बच्चों के अंदर कभी नहीं आएगा। इफ यू हैव कम टू टीच इन अ लाइवली मूड, इन अ हैप्पी जॉली मूड विद अ स्माइल ऑन योर फेस, क्लास का पूरा एटमॉस्फेयर उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस मूड में आप एंटर करोगे ना वैसा मूड पूरी क्लास का हो जाएगा। मेक श्योर दैट द बोर्ड इज इरेज्ड नीट एंड क्लीन प्रॉपर्ली। ये म्यूचुअल है, दोनों तरफ से होना चाहिए। व्हेन यू एंटर अ क्लास, इफ यू सी कि बोर्ड इरेज्ड नहीं है, you should do it because you have to write, you have to use that property। but equally when you leave the class you should ensure कि आप बोर्ड को साफ सुथरा छोड़ के जाओ। तो when you come into this habit कि मेरे को क्लास छोड़ने से पहले बोर्ड अच्छे से साफ करके दे के जाना है for the next teacher who is coming, ये रहो कि मैं बोर्ड पे पूरा वो सारा खिचड़ी पका के चली गई हूँ, एंड व्हेन आई लेफ्ट द क्लास सामने वाला टीचर आए, वो बेचारा आया था, सर ने बोला स्माइल के साथ जाना है क्लास में, आते उसका मूड पहले बोर्ड देख के खराब हो जाए, ये क्या है, स्माइल गई। तो प्लीज कोशिश करो जब छोड़ के जाते हो तो साफ छोड़ के जाओ। बाई चांस नहीं है, आते ही पहला काम यही करो, बोर्ड अच्छे से नीट एंड क्लीन रखो, बिकॉज यू हैव टू राइट डे एंड डेट ऑन द बोर्ड इफ नॉट ऑलरेडी रिटन। एक्सपेक्टेड है कि जो पहला पीरियड लेगा वो डे एंड डेट लिखेगा, बट अगर नहीं लिखा कम से कम आप तो लिख दो। whoever notices first should write। कई बार ऐसा होता है पूरा पूरा दिन निकल जाता है और डे एंड डेट बोर्ड के ऊपर नहीं होती। मेंशन सब्जेक्ट क्लास एंड टॉपिक ऑन वन साइड ऑफ द बोर्ड एंड टोटल प्रेजेंट एब्सेंट ऑन द अदर साइड। ये हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड रूल है, हर स्कूल का रूल अलग अलग होता है, बट वी प्रेफर कि जब भी कोई आपकी क्लास में एंटर करे उसको बाय रीडिंग द इन्फो यू शुड कम टू नो कि आज क्लास में क्या चल रहा है और कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है आज क्लास के अंदर। तो इतना सा इफ यू डू टेक वेरी लिटिल स्पेस फॉर दिस, जितना कम से कम हो सके, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर बोर्ड। अगर बोर्ड का साइज ऐसा है, छोटा है, तो उसके हिसाब से ही उतना मैनेज करो सो दैट यू गेट इनफ स्पेस फॉर राइटिंग। यूज द राइटिंग बोर्ड वेरी वाइजली, डोंट वेस्ट स्पेस ऑन it and make sure where you are writing it must be visible to all। so when you are writing on the board, I have already taken one complete workshop on board writing। I have cleared each and everything। आपको बोर्ड की स्पेसिंग कैसे करनी है, आपको बोर्ड डिवाइड कैसे करना है, आपको लिखना कहाँ है, कैसे है। यू शुड ट्राई टू राइट इन सच ए मैनर कि आप एक बार अगर लिखने लगे तो आप मैक्सिमम यूज कर लो बोर्ड का विदाउट इरेजिंग। अगर आपके पास बोर्ड अवेलेबल है,
आप एक अक्षर कहीं, दूसरा अक्षर कहीं, तीसरा अक्षर कहीं लिख रहे हो, अल्टीमेटली आपको बार बार इरेज करना पड़ रहा है, तो आप अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो, राइट, बोर्ड का स्पेस भी वेस्ट कर रहे हो। जो बच्चे स्लो राइटर हैं उनके साथ भी इंजस्टिस कर रहे हो, क्योंकि उनको बड़ी क्विकली आप इरेज करते चल रहे हो, उनको बेचारों को वो पिछला ही नहीं उन्होंने लिखा तो अगला कैसे लिखेंगे। सो ट्राई टू मेक जुडिशियस यूज ऑफ स्पेस ऑन द बोर्ड। यू नो टू विच क्लास यू आर गोइंग, वहां पे बोर्ड साइज क्या है उसके हिसाब से आपके माइंड में पहले से होना चाहिए कि मैंने जो जो लिखना है मैं कैसे लिखने वाली हूँ क्लास के अंदर। इट इज इंपॉर्टेंट, हम नहीं सोचते बट इट इज इंपॉर्टेंट। Write in neat and clean handwriting with correct letter formation and avoid spelling mistakes. It is very important. As I have told you already, children learn from you. अगर आपकी खुद की हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन नहीं होगी, आपकी खुद की लेटर फॉर्मेशन सही नहीं होगी, आपके खुद के स्पेलिंग्स गलत होंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? वही जो आप लिख रहे हो। So you have to double check, triple check n number of times, check and ensure that whatever you are writing on the board is neat and clean, is in correct formation and spellings are correct, right? All teachers must try to follow the formation of letters for all languages and numerals of mathematics by the book. By the book मतलब फॉर्मेशन का एक स्टैंडर्ड होता है, बुक के अंदर जो लेटर फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए, हो सकती है अगर हम प्रैक्टिस करें तो। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। व्हेन वी आर स्टूडेंट्स वी कैन अफोर्ड टू राइट लाइक in our own way anyways, but not when we are teachers, because it becomes confusing for students. जब हम अलग अलग तरह की फॉर्मेशन करते हैं, एक टीचर आ रहा है अलग फॉर्मेशन, दूसरा टीचर आ रहा है कुछ और फॉर्मेशन, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन सी फॉर्मेशन सीखूं। ओके, सो बाय द बुक इज द स्टैंडर्ड। जो बुक में फॉर्मेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है। अगर हम सभी वैसे लिखेंगे तो सबकी एक जैसी होगी, फिर बच्चे भी वही सीखेंगे। वी शुड ट्राई टू प्रेफर दैट। Always carry your own books and stationery to the class. Never ask from the students, as it gives a very bad impression. It is very important. We don't give it due importance. हम क्लास में बहुत सारे हैं जो खाली हाथ चले जाते हैं और फिर वहाँ जाके वो ये रेड पेन है किसी के पास, बुक देना मुझे ये वाली, एक पेज देना कॉपी का, स्केल देना, इरेजर है किसी के पास, up to that extent also. So idea is this, that when you are going to battlefield you should have your own weapons. वहां जाके मांगोगे थोड़ी किसी से, वो एक बंदूक दें, एक गोली दें यार, बम है किसी को। How bad and how embarrassing. You should carry each and everything which you need in your class in your own resource kit. I've already said, चाहे पाउच बनाओ चाहे बॉक्स बनाओ, जो मर्जी, it is up to you, but you should carry everything which you may need in your class. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रेकरिंग हैं, जो रोज चाहिए, वो तो होनी ही चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपका टॉपिक सब स्पेसिफिक होंगी, जो उस दिन ही सिर्फ पर्टिकुलर चाहिए, वो भी आपके पास होनी चाहिए। नेवर आस्क फॉर एनीथिंग फ्रॉम एनी स्टूडेंट। अब अपनी इमेज डाउन करते ही करते हो, स्कूल की इमेज भी डाउन होती है। बच्चे घर जाके बातें भी करते हैं, आज मेरी मैम ने मेरे से पेन मांगा था, तो पेरेंट्स के मन में क्या है, अच्छा क्या वजह स्कूल है, पेन नहीं देंगे टीचर को। बैड इंप्रेशन अपना भी और स्कूल का भी प्लीज कभी मत डालना। सो ऑलवेज कैरी योर यूटिलिटी बॉक्स, पाउच, रिसोर्स किट, वट एवर यू कॉल, मस्ट कैरी एवरी डे। आई यूज टू कैरी, दैट इज व्हाई आई एम एडवाइजिंग यू। Whenever a student is asked to read or to give a long answer, prefer calling him near the board, face other students and speak loudly so that all can listen. अगर मैं अभी ये माइक बंद कर दूं और इधर मुंह करके जो बोलूंगा उसमें, और जो मैं इधर मुंह करके बोलूंगा उसमें, you can find the difference. Sound travels in the straight line. आप आगे को मुंह करके बोल रहे हो, पीछे को उतनी लाउडनेस नहीं होगी, हो सकता है हल्का फुल्का सुनाई दे, पर इतना लाउड नहीं सुनाई देगा जितना सामने वालों को सुनाई देता है। सो व्हेन वी एक्सपेक्ट अ स्टूडेंट टू गिव अ लॉन्ग आंसर, 2, 3, 4 लाइन का आंसर देना है, मैंने फ्रंट वाले बच्चे को खड़ा करके उसको बोलो आंसर दे दो बेटा, बाकी पीछे किसी को सुना ही नहीं। Whatever happens in the classroom happens for all in the class, not for individuals, right? इंडिविजुअल के लिए सिर्फ तभी जब उसी से रिलेटेड है, बट सच थिंग्स लाइक आस्किंग फॉर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टिंग आंसर्स इज रिलेटेड टू एवरीबॉडी।
जो भी आंसर बच्चा दे रहा है बाकी सुनेंगे, उनको भी तो कुछ अच्छा लगेगा ना। सो प्रेफर दिस। अगर वन वर्ड आंसर है ठीक है, वहीं से खड़े खड़े होके बोल दो कि ओके आंसर फ्रॉम योर सीट, बट लाउडली, so that all can listen. Always give meanings of difficult words to the students side by side and ask them to write the same on the book itself. You are advised to mark the difficult words for learning spellings as D1, 2, 3 and word meanings as W1, 2, 3. This is again out of my own experience. I found it to be very helpful. Whenever I had to go and teach a lesson in the class, I would read that lesson myself very well beforehand, plan for it, और जो मुझे लगता था कि हाँ ये वर्ड है जो बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है स्पेलिंग पर्पज से, उसको आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क इन माई ओन बुक, वर्ड को अंडरलाइन करके, सपोज ये बुक वर्ड है, इसको अंडरलाइन करके मैं यहाँ पे छोटा सा डी लिख लेता था, D1 पूरे चैप्टर का 1 से स्टार्ट करके मुझे 50 डिफिकल्ट वर्ड मिले हैं, मेरी बुक में 1 से लेके 50 तक मार्किंग की होगी डिफिकल्ट वर्ड्स की, सो दैट आई कैन जस्ट गिव अ रिमाइंडर टू द चिल्ड्रन, बेटा यू कैन आल्सो मार्क इन योर बुक एंड लर्न द स्पेलिंग्स. आई एज्यूम इट इज अ वर्ड विच इज न्यू टू यू और जिसके स्पेलिंग आपके लिए टफ है. सिमिलरली वर्ड मीनिंग्स के लिए W, ये वर्ड है, मुझे इसका मीनिंग बच्चों को, मुझे आई एज्यूम कि इसका मीनिंग नहीं पता उनको, तो आई विल जस्ट मार्क इट W1, ऐसे ही W1, 2, 3, 4, 5, 6, और इनके मीनिंग्स अगर ऊपर पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो फुट नोट्स में, फुट नोट में भी आपने लिखना है तो पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप नीचे फुट नोट में जाके W1 लिखोगे और उसका मीनिंग लिख लोगे सामने, तो जब आपको देखना है किसका मीनिंग है, आपको सिंपली W1, 2, 3, 4, 5 चेक करना है, उसका मीनिंग आपको पता है. इट इज ऑल फॉर योर सेल्फ हेल्प, so that you are not caught unaware in the class. आप प्रिपेयर्ड हो, अच्छे से प्रिपेयर्ड हो क्लास में, बच्चों के ऊपर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि मैम ने, सर ने पहले से होमवर्क किया हुआ है. ठीक है, चलते चलते नहीं जो मन में आ गया, अच्छा ये लगता है डिफिकल्ट होगा चलो ये कर लो, अच्छा ये लगता है इसका मीनिंग है चलो ये भी कर लो. ठीक है. Always use the teaching aids as far as possible and as real as possible. If no teaching aids are possible, then at least use the smart classes or your mobile phones to its maximum potential to give exposure to the students in of real life situations. Teaching aids help a lot, we have seen yesterday. ठीक है, यादविंदर के लेसन में छोटी छोटी स्टिक्स भी थी, बट हाउ हैंडी दो स्टिक्स वर. तो अगर वो रेडीमेड नहीं भी होती, उसी साइज की हम लोग स्टिक्स भी ले आए होते खुद से, या स्केल्स भी हमने यूज कर लिए होते, तो इक्वल सेम इम्पैक्ट पड़ना था. सेम साइज के 3 स्केल्स, डिफरेंट साइज के 3 स्केल्स, तो ट्रायंगल्स बन जानी थी. राइट, वी हैव टू थिंक बिफोर एंटरिंग आवर क्लास व्हेन वी प्लान आवर लेसन. कौन सी टीचिंग एड चाहिए होगी आज, कौन सी ऐसी टीचिंग एड है जो मुझे क्लास में से ही मिल जाएगी, मुझे लेके नहीं जानी है, बट कौन सी ऐसी टीचिंग एड है जो क्लास में नहीं है, मेरे स्कूल में है, मुझे स्कूल से लेनी है, स्कूल में नहीं है, बाहर से मिलेगी, बाहर से लेके जाना है मुझे आज. प्रेफर कैरिंग. जब हम बीएड करते हैं तो तब सबको बड़ा शौक होता है टीचिंग एड लेके जाने का, क्योंकि तब नंबर लगने हैं. व्हेन वी कम टू क्लास फिर कैजुअल हो जाते हैं, तब आपके नंबर नहीं लगने, बच्चों के लगने, और आप जो उनके लिए करोगे वो उनके नंबर बढ़ाएगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा. राइट, इफ पॉसिबल रियल टीचिंग एड्स, और नहीं है स्मार्ट बोर्ड्स या मोबाइल्स. आई हैव ऑलवेज गिवन दिस इंस्ट्रक्शन टू द टीचर्स, व्हेनेवर यू वांट टू यूज अ मोबाइल इन द क्लास, जस्ट लेट मी नो वंस कि हाँ ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक, मैं ये चीज बच्चों को दिखाना चाहता हूँ. इट इज ऑलवेज अलाउड. None of the school leaders would like to see the teachers using mobile like this when the students are sitting idle or wasting their time and teacher is involved in her own mobile. That is not constructive. That is not, how can we assume it is being used for the students? But instead of that, if you are using your mobile like this, okay beta just see this thing, isko dekho, acha ye dekho, next dekho. Nobody is so dumb that he cannot feel कि क्या हो रहा है क्लास में. आप बच्चे के लिए मोबाइल यूज कर रहे हो, आप उसको दिखा रहे हो, आप यूज कर रहे हो टेक्नोलॉजी का. इफ यू आर यूजिंग इट फॉर द स्टूडेंट्स वेलफेयर, नोबडी विल से नो टू यू.
We have to prefer smart classes, but somehow if we are not able to use the smart classes, we can use technology at least. It is there in your hands. तो यूज करो, पर बच्चों के लिए करो ना, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी अगर आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रही है क्लास के अंदर, दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ इशू, because at that time you are not able to focus on the students. In the class, the focus has to be on the learner, on the students, and for their welfare, whatever you want to do, none of the heads, nobody will say no to you ever, I can guarantee. Only you have to convince, right? If smart classes are to be used, again, if the content is already available in the smart classes, for that also you have to do pre-planning. क्लास में जाके तुक्का नहीं मारना होता कभी भी, क्योंकि ओपन करो, चलो ये वाला लेसन खोल लो, अच्छा चेक करो इसके अंदर ये है कि नहीं है, भाई वो टाइम वेस्टेज ही है। यू शुड नो बिफोर हैंड कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा लेसन, कौन सा टॉपिक है कि नहीं है तो मुझे यूज करना है, नहीं है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना क्लास के अंदर, राइट? Identify the good, average and slow learners in your class as soon as possible and plan to provide them required help accordingly. ये हम लोग शुरू से सुनते आए हैं पर करते बहुत कम है। हमारे lessons are same for all. When we were in B.Ed तब भी यही सिखाते थे कि आपके लेसन में एक अच्छा लेसन वो है जिसके अंदर सबके लिए कुछ ना कुछ है। Something for the brilliant ones, something for the average ones, something for the ones who are below average. So this will happen only if you are aware of the students level. आपकी क्लास में कौन सा बच्चा किस लेवल पे है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना लेसन प्लान करोगे, तब तो सबके लिए कुछ कुछ रखवाओगे ना। किचन की एग्जांपल बेस्ट है। कोई बच्चा है, कोई चीज पसंद है, कोई चीज नहीं पसंद है, कोई चीज है जिसे एलर्जी है, कोई चीज़ बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है, कोई चीज़ें बिल्कुल बेकार लगती है। मम्मी को सब कुछ पता होता है अपने बच्चों के बारे में, और मम्मी उसके हिसाब से प्लान करती है कि मेरा ब्रेकफास्ट क्या बनेगा, मेरा लंच क्या बनेगा, मेरा डिनर क्या बनेगा, कि मेरे घर में जितने बच्चे हैं, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, सबके लिए उसमें कुछ ना कुछ हो, कोई भूखा ना रह जाए। बट वी एज टीचर्स डोंट थिंक लाइक दिस। हम कहते हैं एक कोई खिचड़ी बनी है, खानी है तो खाओ, नहीं खानी तो तुम्हारी मर्जी। Not fair. So please try to present your lessons as balanced diet, जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर हो, and that will happen only if you are first of all able to identify कि किसको क्या चाहिए। ठीक है, नीड बेस्ड आपके प्लान में कुछ ना कुछ सबके लिए होना चाहिए। While checking the understanding of the students and asking them questions, always prefer downward filtration of knowledge. Even if you ask the student who doesn't know the answer, don't discourage him. ये second step है, downward filtration। जिनको नहीं पता है, मैं क्यों बोलता हूँ downward filtration of knowledge? Sometimes it happens we ask the questions in general, जब पूछते हैं तो कुछ बच्चों को आते होते, कुछ को नहीं आते होते। जिसको नहीं आता वो बेचारा फिर उसको हम वहीं उसी लेवल पे छोड़ देते हैं। किसी और बच्चे से आंसर ले लिया, उसके बाद क्वेश्चन चेंज कर दिया, अगला किसी और बच्चे से ले लिया। जिस बच्चे को नहीं आता उसने क्या सीखा आउट ऑफ दिस होल एक्सरसाइज? सो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन कब होगी? सपोज यू हैव आस्क्ड आंसर, किसी बच्चे को नहीं पता, यू टेक द सेम आंसर फ्रॉम द अदर स्टूडेंट, बट बाय टेलिंग दैट चाइल्ड, बेटा आपको एक बार नहीं आया, अभी आप ध्यान से सुनना, मैं उससे पूछने वाला हूँ, अगर उसने आंसर दे दिया तो आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर द सेम। फिर वो दूसरे बच्चे ने आंसर दे दिया, फिर से पूछो उस बच्चे को, बेटा अब समझ आया आपको? कुछ ना कुछ तो आया होगा ना। अगर लगता है कि अभी भी कमी है, वंस अगेन यू कैन ट्राई, देयर इज नो हार्म। ओके बच्चे, वन टाइम मोर, आई एम गिविंग यू वन मोर चांस, मैं अब उससे पूछता हूँ, अब ध्यान से सुनना, अब आपने आंसर करना है। तो वो बच्चा भी अलर्ट है कि मेरे को आंसर करना ही पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे लेके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा टीचर मेरे को छोड़ने नहीं वाला है। अदरवाइज आपने अगर उसको फोर्स नहीं किया ऐसे आंसर देने के लिए, मोटिवेट नहीं किया, तो वो आंसर कभी भी नहीं सीखेगा। वो उसको पता है कि टीचर को फर्क ही नहीं पड़ा, मैंने जवाब नहीं दिया, टीचर को फर्क ही नहीं पड़ा, ज्यादा से ज्यादा टीचर ने क्या किया, कीप स्टैंडिंग थ्रू आउट द पीरियड। उससे क्या फायदा हुआ उस बच्चे का? वी एज टीचर्स आर सपोज टू इम्पार्ट नॉलेज टू द चिल्ड्रन। अगर वो नहीं गेन कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द वेज कि वो गेन करें, चाहे मिनिमम पॉसिबल गेन करें।
बट जीरो नहीं छोड़ सकते हम किसी बच्चे को। अ जीरो इन अ क्लास इज द फेलियर ऑफ द टीचर, नॉट द स्टूडेंट। आपकी क्लास में अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, इट इज योर फेलियर एज टीचर, नॉट ऑफ दैट स्टूडेंट। कुछ भी, जीरो बहुत बड़ी चीज है, राइट? 365 दिन में से 220-25 दिन क्लास लगती है। 220-25 दिन में से आपके 100% सिलेबस में से 2%, 4%, 5% कुछ तो हो जो आपने उस बच्चे को सिखा दिया। जीरो कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? उसको नीड बेस्ड दो ना, जितना चाहिए उतना ही दो उसको। उसकी भूख एक चपाती की, उसको एक ही खिलाओ, 10 नहीं खिलानी बाकियों की तरह। वो 10 खा सकता, तू क्यों नहीं खा सकता? 10 नहीं है भाई उसकी कैपेसिटी, बट वो एक खा सकता है। उस चक्कर में उसको 10 के 10 खाएगा तो ही दूंगी, नहीं तो मैं नहीं दूंगी। देखो वो बेचारा एक भी नहीं खाए, उतना तो खिला दो उसको, राइट? सो जीरो is never acceptable and so should not be for you people. Even if you ask the student who doesn't know the answer, don't discourage the child. हो सकता है उसको उस मोमेंट पे नहीं आता हो, आप कोशिश करके उसकी हेल्प कर दो, डिस्करेज मत करो। कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं देने बच्चे को, इंसल्ट नहीं करनी बच्चे की। प्रेफर ड्रॉ फ्लॉट्स of the name slips of the students to give a chance to everyone for answering the questions, या फिर wheel of names। अब होता क्या है, मैक्सिमम क्लासेस व्हेन आई ऑब्जर्व, तो कुछ एक बच्चों के ऊपर अटेंशन होती है। आई व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू पीपल, आई एम प्रेफरिंग कि मेरी आई कांटेक्ट हर किसी के साथ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कहीं ना कहीं हो। बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं वो उन्होंने एक ही साइड देख के पूरा लेक्चर डिलीवर कर देना है, ये सब इग्नोर। और अगर क्वेश्चंस पूछने हैं तो हैंड रेज करवा लेंगे। 2 4 5 बच्चे हैं क्लास में जिनका हाथ बार बार खड़े होगा और वो बार बार आंसर करते जाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका हाथ खड़ा ही नहीं हुआ, उनको ऑप्शन ही नहीं मिली, उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि दे कुड स्टैंड एंड गिव द आंसर। एंड बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, जब वो ये चीज़ समझ जाते हैं कि टीचर सिर्फ उसको बोलता है जो हाथ खड़े करता है, तो आपको अपनी क्लास में हाथ भी खड़े दिखेंगे। मतलब ऑपोजिट, कि जो वो हाथ खड़ा करता है ना, मैम उसको नहीं पूछती, जो हाथ नहीं खड़ा करता मैम उसी को पूछती है। अगर ऐसी नेचर आपकी पढ़ लेंगे तो उनके हाथ भी खड़े होंगे, और उनको पता फिर आपने पूछना तो है नहीं है, इसीलिए हाथ खड़े कर रहे हैं। दोनों तरह के बच्चे होते हैं, इट हैपेंस इन क्लासेस। सो यू शुड नेवर बी प्रिडिक्टेबल इन योर क्लास। बच्चों को पहले से श्योर शॉट ना पता हो कि मैम का आंसर लेने का तरीका क्या है, कीप चेंजिंग एंड दिस हेल्प्स। आप एक क्लास में जा रहे हो, आपके पास 4 क्लासेस होती हैं एक स्कूल के अंदर, कहीं कहीं 5 भी होंगी, तो उन क्लासेस की स्लिप्स ही चाहिए आपको, एक ही बार नाम लिखने हैं आपने। वो स्लिप्स लेके छोटे छोटे पाउच बना लो, जिस क्लास में जा रहे हो उस क्लास का पाउच पकड़ा, चले गए, जाके स्लिप्स वहां पे कर दी, बच्चों को पता चल गया वो लै अच्छे बारी सारे दियानी है, क्या पता किसकी आ जाएगी। दे विल बी अलर्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। यू हैव डिक्लेयर्ड कि बेटे व्हेन आई एम गोइंग टू आस्क, इवन आई डोंट नो किसकी टर्न आने वाली है, तो हर किसी को ध्यान से सुनना ही पड़ेगा, राइट? वो आपने प्रिडिक्शन खत्म कर दी। तो अब ड्रॉप लॉट्स होगा, जिसका आ रहा है चांस उससे आप पूछ रहे हो, वो बच तो सकता नहीं है, राइट? और उसके बाद अगर उसको नहीं आता तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट जिसके चांस आ रहा है उसने आंसर दे दिया तो उसको बोलो अलर्ट रहे। व्हील ऑफ नेम्स हमने कोविड में सीखा था, इट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, अगेन अप टू यू। बट कोशिश करो कि जिसको आपने एक बार पूछ लिया है, आंसर मिल गया है, रिपीटेशन ना हो, स्लिप्स को साइड पे रखो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की टर्न आ जाए क्लास में। सेम बच्चे बार बार हर रोज आंसर्स की अपॉर्चुनिटी ना लेते रहें, और सेम बच्चे बार बार हर रोज इग्नोर ना होते रहें। एवरीबडी मस्ट गेट एक्सपोजर इन योर क्लासेस। मेक श्योर टू रिकॉर्ड योर ओन टीचिंग लेक्चर्स, ये लास्ट पॉइंट है, मैंने कुछ एक बीच में से काटे भी हैं। दिस प्रैक्टिस वी हैड स्टार्टेड, आई हैड इंस्ट्रक्टेड एवरीबडी कि अपने लेसन्स रिकॉर्ड करो। व्हेन यू आर टीचिंग इन द क्लास, व्हेन यू हैव द टेक्नोलॉजी इन योर हैंड्स, मेक मैक्सिमम यूज ऑफ दैट। कभी कभार वंस इन अ वाइल एक स्टैंड पे कैमरा लगा के रख दिया, पढ़ाओ, नेचुरल पढ़ाओ जैसे पढ़ा रहे हो, उसके बाद खुद देखो उस वीडियो को फॉर योर सेल्फ असेसमेंट कि मैंने कैसा पढ़ाया, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ क्रिटिक। तो यू विल कम टू नो देयर आर मेनी एरियाज वेयर यू कुड हैव इम्प्रूव्ड। सेल्फ असेसमेंट किया है, किसी ने आपको कुछ नहीं बोला, आपने खुद की असेसमेंट किया, आपने खुद को बेटर किया by using that video as the feedback.
but I don't know why this practice was stopped. Should not be stopped. This will not disturb your class. आप खुद कर रहे हो ना, कोई और तो आपके लिए कर नहीं रहा, किसी और ने वो देखना नहीं है. रादर आई हैड इवन सेड कि अगर आपको लगता है कि आप कभी कभार मुझे दिखाना चाहते हो खुद से, तो आप आगे दिखा भी सकते हो, सर मेरा ये वाला लेसन देख लो, आपको कुछ लगता है कुछ मैं बेटर कर सकता हूँ. निंदक नीरे राखिए आंगन पुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए. बट अगर आपको निंदक नहीं चाहिए तो कभी कभार खुद के निंदक खुद बनना फायदे में होता है. हम खुद को ही इंप्रूव कर लेते हैं, राइट? So this is a very good practice. Once in a while, when you go to your class, put your camera on a stand, put it on the recording mode, and start teaching. उसके बाद अपना फ्री टाइम में बैठ के अपना लेक्चर खुद का देखो एक बार कि मैं आज पढ़ा रहा था तो मैं कैसा पढ़ा रहा था. फाइन. इफ इट इज गुड, अप्रिशिएट योरसेल्फ. अगर आपने बहुत अच्छा किया, खुद को कर लिया करो, वो भी जरूरी है. और अगर कुछ कमियां दिखी उनको इम्प्रूव कर लो, सीधी सी बात है, अगली बार नहीं होनी चाहिए, राइट? सो दिस वाज ऑल फॉर द डे. आई होप दीज थिंग्स विल बी इम्प्लीमेंटेड. अगर इनमें से किसी चीज़ के ऊपर भी आपको लगता है कि फायदे की नहीं थी, काम की नहीं थी, यू कैन डिस्कस विद मी. कल को कुछ और एडिशन करवाना होगा, मोस्ट वेलकम, कम टू मी, लेट मी नो. आपके अपने भी तो एक्सपीरियंसेस होंगे. एज आई सेड, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने खुद से गेन किए हैं या क्लासेस ऑब्जर्व कर करके देखा है. तो अगर आपके कुछ और बेटर एक्सपीरियंसेस हैं विच कैन बी हेल्पफुल फॉर अदर्स, प्लीज लेट्स ऐड टू दिस लिस्ट सो दैट वी एज टीम कैन बिकम better and better and better with every passing day. बट ये प्लीज़ कोई आके मत बोला करो कि इतने सारे पॉइंट्स थे, कौन पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, टाइम नहीं होता. जो चीज़ आपके अच्छे के लिए है उसके लिए भी अगर ऐसे आंसर मिले तो अच्छा नहीं लगता, राइट? थैंक यू वेरी मच.